नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं नवमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। लेकिन उसके पहले कुछ खास बात बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली को प्रमुख कुंडली माना गया है, जन्म कुंडली को प्रधान कुंडली माना गया है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली से ही पता चलता है कि व्यक्ति मांगलिक है या नहीं है। व्यक्ति की कुंडली में कारक ग्रह कौन कौन से हैं, मारक ग्रह कौन कौन से हैं, कौन से कारक ग्रहों का रत्न पहनना चाहिए और कौन से कारक ग्रहों का रत्न नहीं पहनना चाहिए, ग्रह कितनी डिग्री पे है, ग्रह की अवस्था क्या है, ग्रह अस्त का है या नहीं है, ये सारी बातें जन्म कुंडली से देखी जाती है। जन्म कुंडली से यह भी देखा जाता है कि हाल में व्यक्ति को कौन से ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है। और गोचर ग्रहों की स्थिति को जानने के लिए भी जन्म कुंडली की ही जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जन्म कुंडली को प्रमुख कुंडली और प्रधान कुंडली कहते हैं। जिंदगी के कोई भी पहलू के ऊपर स्टडी करने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली को देखा जाता है और जन्म कुंडली की सहायता के लिए और भी 16 प्रकार की कुंडलियां होती है जिसके माध्यम से हम डीप स्टडी करते हैं, जिसे हम लोग षोडश स्वर्ग कुंडलियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा कि मान लो हमें किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर पंचम भाव की डीप स्टडी करनी हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जन्म कुंडली के अंदर 5वें स्थान को पूरी तरह से देखा जाता है और पंचम भाव की डीप स्टडी के लिए सप्तमांश कुंडली देखी जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख के बारे में जानना है, तो जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले 7वें भाव की स्टडी की जाती है। सप्तम भाव की पूरी स्टडी होने के बाद नवमांश कुंडली में जाके भी स्टडी करनी पड़ती है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव की स्टडी करनी हो, तो सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव की स्टडी की जाती है और दसम भाव की डीप स्टडी के लिए हमें दशमांश कुंडली देखनी होती है। तो इस तरह से जन्म कुंडली विद षोडश स्वर्ग कुंडलियां, ये सबको मिलाकर हम कोई भी चीज के तह तक पहुंच सकते हैं और सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि नवमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। उसके अंदर पहले 3 बड़े बड़े नियम बताऊंगा और उसके बाद छोटे छोटे 9 नियम बताऊंगा। इस प्रकार से टोटल 12 नियम बताऊंगा जिसके आधार पर आप ये सुनिश्चित कर सकते हो कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट नियम, जन्म कुंडली के अंदर जो भी राशि का लग्न हो, वही राशि का लग्न नवमांश कुंडली में हो तो उसे वर्गोत्तमी लग्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जन्म कुंडली के अंदर मेष राशि का लग्न है और नवमांश कुंडली के अंदर भी मान लो मेष लग्न आ गया, तो इसे हम कहेंगे वर्गोत्तमी लग्न है, जिससे कुंडली की शुभता में वृद्धि होती है। दूसरा एग्जाम्पल, जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह जिस भाव में बैठा हो, नवमांश कुंडली के अंदर भी वो ग्रह उसी भाव में बैठा हो, फिर भले राशि कोई भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसे भाव वर्गोत्तमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल दसम भाव में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी मंगल दसम भाव में बैठा है, भले राशि कोई भी हो, तो इसे हम कहेंगे कि मंगल वर्गोत्तमी है, भाव वर्गोत्तमी है। तो इससे क्या होता है, उस ग्रह को बलवान माना जाता है और उस ग्रह के शुभ फल में वृद्धि होती है। तीसरा एग्जाम्पल, जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह जिस राशि में पड़ा हो, नवमांश कुंडली के अंदर भी वो ग्रह उसी राशि में पड़ा हो, फिर भले भाव कोई भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसे राशि वर्गोत्तमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जन्म कुंडली के अंदर गुरु कर्क राशि के अंदर उच्चका होकर बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी कर्क राशि में उच्चका हो रहा है, भले भाव कोई भी हो, तो हम कहेंगे कि गुरु राशि वर्गोत्तमी हो गया। तो जो ग्रह राशि वर्गोत्तमी होता है वो ग्रह को बलवान माना जाता है और उसके शुभ फल में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि लग्न वर्गोत्तमी क्या होता है, भाव वर्गोत्तमी क्या होता है, राशि वर्गोत्तमी क्या होता है। अभी हम लोग और छोटे छोटे 9 नियम के बारे में स्टडी करेंगे। पहला नियम, नवमांश कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह वृषभ राशि,
तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन 4 राशियों में पड़ा हो तो उसे पुष्कर नवमांश कहते हैं। इसे ही दूसरी भाषा में कहूंगा कि नवमांश कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह गुरु या शुक्र की राशि में बैठा हो तो उसे पुष्कर नवमांश कहते हैं, जिससे ग्रह की शुभता में वृद्धि होती है और ग्रह बलवान होता है। दूसरा नियम, जन्म कुंडली के अंदर चंद्र जो भी राशि में बैठा हो उस राशि से व्यक्ति का स्वभाव देखा जाता है, लेकिन नवमांश कुंडली के अंदर चंद्र जो भी राशि में बैठा हो उस राशि से व्यक्ति का रंग देखा जाता है। तीसरा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर चंद्र जहां भी बैठा हो वहां से चौथे भाव में जो भी ग्रह बैठा हो उसे 64वां नवमांश कहते हैं। उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्ट होने की संभावना होती है, इसीलिए उसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। चौथा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर लग्न भाव और लग्नाधिपति बलवान हो, सप्तम भाव और सप्तमाधिपति बलवान हो तो उस व्यक्ति को पत्नी का सुख उत्तम प्राप्त होता है, व्यक्ति को वैवाहिक और सांसारिक सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं 5वां नियम, जन्म कुंडली के अंदर 7वें भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है और ये शुक्र पत्नी सुख का भी कारक होता है। अगर ये शुक्र नवमांश कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो उस व्यक्ति को पत्नी सुख, सांसारिक सुख, वैवाहिक सुख उत्तम प्राप्त होता है। उसी प्रकार स्त्री की कुंडली में गुरु पति सुख का कारक है। अगर ये गुरु नवमांश कुंडली के अंदर स्वगृही या मित्र क्षेत्री या उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो उस स्त्री को पति का सुख, वैवाहिक सुख, सांसारिक सुख उत्तम प्राप्त होता है। 7वां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर 2 या 3 पाप ग्रह पड़े हो और अष्टमाधिपति भी पाप ग्रह से दृष्ट हो तो उस व्यक्ति की पत्नी को वाहन अकस्मात के योग बनते हैं या फिर असाध्य रोग होने की संभावना बढ़ जाती है जब उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तब। 8वां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर 12वें स्थान के अंदर 2 या 3 पाप ग्रह पड़े हो और 12वें स्थान का मालिक भी पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो पति पत्नी के शारीरिक संबंधों में असंतोष की भावना रहती है। 9वां नियम, जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों के अंदर शुक्र अगर नीच का हो, अस्त का हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, पाप ग्रह दृष्ट हो, पाप कर्तयोग में पीड़ित हो तो उस व्यक्ति को वैवाहिक सुख बरोबर प्राप्त नहीं होता और पति पत्नी हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं या पत्नी के साथ बिल्कुल नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार स्त्री की कुंडली में, जन्म कुंडली में और नवमांश कुंडली के अंदर गुरु नीच का हो, अस्त का हो, पाप ग्रह दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप कर्तयोग में पीड़ित हो तो उस स्त्री को भी पति का सुख ठीक से नहीं मिलता। इस प्रकार से मैंने आपको पहले 3 और बाद में 9 12 नियमों को बताया। इन 12 नियमों को स्टडी करने के बाद, मिला जुला कर स्टडी करके देखने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति को वैवाहिक सुख कैसे प्राप्त होगा। और भी एक है कि नवमांश कुंडली के अंदर ग्रहों की डिग्रियां नहीं दिखाई जाती, ग्रह अस्त का है कि नहीं वो भी नहीं दिखाया जाता। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको नवमांश कुंडली के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी है जिसके आधार पर आप ये सुनिश्चित कर सकते हो कि व्यक्ति को वैवाहिक सुख, सांसारिक सुख कैसा प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।